नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे संग जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चलाई जा रही है दोस्तों, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको 7 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए हैं। उसी के क्रम में आज हम आपके लिए 8th मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर बीच बीच में हम सॉल्व इसलिए करवा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपकी सेल्फ टेस्टिंग हो जाए, सेल्फ असेसमेंट हो जाए और आपको पता चल जाए कि भाई आपका लेवल कहाँ पर इस समय पर चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो पेपर हैं हम इसको बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। 30 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में भी 30 क्वेश्चन ही आएंगे पेडागोजी के। तो उसी सिलेबस के अनुसार हम इन क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट और एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और हमारा कार्य आपको पसंद आएगा। अगर कार्य पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज है मॉडल पेपर नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, यानी कि आपकी शिक्षा के प्रति, यानी कि जो आपकी एक शिक्षक है उसकी छात्रों के प्रति क्या अभिवृत्ति होनी चाहिए। उन्मुक्त वातावरण रखें, छात्रों को नियंत्रित रखें, उन्हें परंपराओं से हटने ना दें या फिर कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करें। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर होना चाहिए कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करें। अगर उनका सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सृजनात्मक चिंतन का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए शिक्षकों को अपनी शिक्षण तकनीक में परिवर्तन करना चाहिए तथा छात्रों को सृजनात्मक कार्यों में सहयोग देना चाहिए, यानी कि कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करनी चाहिए। आप चाहें तो छात्रों के समक्ष छोटी छोटी समस्याओं का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, जिससे कि छात्र उसके समाधान के लिए सृजनात्मक तथ्यों की व्यवस्था कर सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। मान लीजिए आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप सर्वाधिक बल देंगे। आप अगर अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हैं तो आप किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे? शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, या फिर शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करने पर? तो दोस्तों, एज ए टीचर आप क्या करेंगे कि अगर आप अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप क्या चाहेंगे? आप ये चाहेंगे दोस्तों कि जो अधिक से अधिक लोग हैं वो शिक्षा को प्राप्त करें। ठीक, एक गुरु का धर्म यही होता है दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना है। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? लोगों को मोटिवेट करेंगे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। तो अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप प्रेरित करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समाजीकरण, ये सामाजिक परिपक्वता पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। आपके समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि जो दोस्तों समाजीकरण की एजेंसियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि घर परिवार, पड़ोस समुदाय, ठीक है, पीयर ग्रुप, सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं, सामाजिक वर्ग, धर्म, संस्कृति, ये सभी दोस्तों आपकी समाजीकरण की संस्कृतियां हैं, मतलब सक्रिय एजेंसी हैं। ठीक है ना, ये सारी की सारी एजेंसी है। सबसे प्राथमिक एजेंसी कौन सी होती है, यानी कि जब सबसे पहले आपका समाजीकरण कहाँ से होता है? घर और परिवार से आपके स्टार्ट होता है, तो उसको आप प्राथमिक एजेंसी भी बोल सकते हैं। तो जैसे परिवार है, स्वास्थ्य क्लब, इको क्लब, दोस्तों ये सभी के सभी आपके सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं, जहां पर आपका समाजीकरण सक्रिय रूप से होता है। लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है दोस्तों, ये आपका समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि संप्रेषण पर आधारित है। संचार प्रभावशाली होगा यदि वह, कोई भी संचार है, कम्युनिकेशन है, वो दोस्तों कब प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव कब होता है? जब वो मंद और स्पष्ट वितरण हो, उचित व योग्य साधनों का प्रयोग करके उसका वितरण करना हो, भेजने वाले के अभिप्राय के अनुसार प्राप्त हो, या फिर शीघ्रता से प्राप्त हो। तो कब दोस्तों संचार प्रभावशाली होगा?
प्रभावशाली संचार दोस्तों तभी होगा जब वो भेजने वाले के अभिप्राय के अनुसार प्राप्त होगा। यानी कि जो दोस्तों आपको भेज रहा है कम्युनिकेशन, जो वो भेजना चाहता है या जो उसका मोटिव है उसको भेजना, जो उसका मतलब है उसको भेजने का, वो आपको अगर समझ में आ जाता है, यानी कि जो संप्रेषण ग्राही है उसको उस चीज़ का मीनिंग समझ में आ जाती है, तो वही संचार या संप्रेषण प्रभावशाली होता है। ठीक है, अब आप चाहे वो मंद हो, चाहे उसका स्पष्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, चाहे वो उसके लिए आप उचित और योग्य साधनों का प्रयोग करें, लेकिन अगर संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण ग्राही के बीच में विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। अगर वो जो संप्रेषणकर्ता भेजना चाहता है उसके अभिप्राय के अनुसार संप्रेषण ग्राही में पहुंच ही नहीं रहा है, तो फिर संप्रेषण का मतलब ही नहीं रह जाता। इसी तरह से जैसे कक्षा में एक शिक्षक है, वो बच्चों को पढ़ाता है, तो जो शिक्षक संप्रेषण करना चाहता है, जो शिक्षक उनको पढ़ाना चाहता है, वो बच्चों को समझ ही नहीं आता है, यानी कि जो शिक्षक के कहने का अभिप्राय है वो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, तो फिर वहाँ पर संप्रेषण संचार प्रभावशाली कैसे हो सकता है। तो भेजने वाले के अभिप्राय के अनुसार ही प्राप्त होना संचार प्रभावशाली होना कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अध्यापक के द्वारा जो सहायक सामग्री इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रयोग की जाती है वो क्यों प्रयोग की जाती है? कक्षा को गरिमा प्रदान करने के लिए, विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, या फिर अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। ठीक है, अनुदेशन देने के लिए जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसको अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री दोस्तों बोला जाता है। जैसे हम इसमें कंप्यूटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो कंप्यूटर के द्वारा हम दोस्तों एक के बाद एक उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे कि विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को स्पष्ट कर लिया जाता है। कोई कॉन्सेप्ट अगर उनका क्लियर नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है। तो कई सारी संकल्पनाएं जैसे कि हाइपोथेसिस है, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है अनुदेशन देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के उद्देश्य से किसी शिक्षक के लिए कौन सी विधि सही होगी? ठीक, शिक्षण विधि पर यह आधारित क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के उद्देश्य से किसी शिक्षक के लिए कौन सी विधि सही होगी? पहले विषय लिखना, फिर विद्यार्थियों को इसे पढ़ने को कहना, तेजी से और जितना हो सके साफ साफ लिखना, विद्यार्थियों के सामने एक प्रश्न रखना और फिर उनके द्वारा बताया गया उत्तर लिखना, या फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ना और एक ही समय पर लिखने के बाद साथ साथ पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप खुद बताइए, 30 सेकंड सोचिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मैं आपको बता ही देता हूँ, इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों के सामने एक प्रश्न रखना और फिर उनके द्वारा बताया गया उत्तर लिखना। आप ब्लैक बोर्ड में जब लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले उनके सामने एक प्रश्न रखेंगे और फिर उनके द्वारा बताया गया उत्तर को आप लिखेंगे। ठीक है ना, जो उत्तर आपका सही होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, गलत उत्तर को नहीं लिखेंगे, जो सही उत्तर होगा उसको आप लिखेंगे। तो पहले आप प्रश्न रखिए एंड देन उसके बाद उसके आंसर को लिखिए। इसके बाद एक स्टेटमेंट जो कि हमेशा से आता है, हमेशा ही आता है, आप देख लीजिए, चाहे कोई भी आप पेपर उठा के देखिए, स्टेटमेंट हमेशा रहता है किसी न किसी का। तो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास के परिणाम से नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? गोसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, या फिर डगलस और हॉलैंड? तो इसका राइट आंसर है हरलॉक। हरलॉक को पता होगा अपने, विकास से ये रिलेटेड है, इन्होंने विकास के बारे में काफ़ी सारी डेफिनेशन दी हैं। तो उनमें से एक डेफिनेशन ये है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि वृद्धि और विकास पर है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के दोस्तों कई तरह के सिद्धांत होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है कि भाई पृथ्वी में पाई जाने वाले प्रत्येक प्राणी जाति में विकास की गति का क्या होता है? समान प्रतिमान होता है, यानी कि सेम मॉडल का अनुसरण करते हैं, यानी कि पूरे विश्व में मनुष्य का विकास एक समान अवस्था से होता है, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी कोने में पैदा हो, तो उसको समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, यानी कि एक ही मॉडल का अनुसरण करते हैं। इसी तरह से सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है, ठीक है, कि बच्चा हमेशा क्या करता है कि भाई पहले सामान्य शब्दों को सीखता है, जैसे कि बच्चा पहले छोटे छोटे शब्द बोलना सीखता है, फिर उसके बाद वाक्य बोलना सीखता है, ठीक है ना, जैसे पहले माँ पापा नाना चाचा बोलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या बोलता है? शब्दों का समूह सीखता है। इसी तरह से सिर से पाँव की वृद्धि की ओर का सिद्धांत है कि भाई बच्चे की वृद्धि हमेशा क्या होती है? सिर से पाँव की ओर होती है। फिर ऐसी समीप से दूर का सिद्धांत होता है, जिसमें भैया ये माना जाता है कि जो मनुष्य के विकास के केंद्र बिंदु तंत्रिका तंत्र है, तो पहले उसका विकास होता है, फिर उसके बाद स्नायु तंत्र का विकास होता है, यानी कि पहले आपका क्या होगा दोस्तों कि स्नायु तंत्र है उसका विकास, यानी कि उसके पास वाले अंगों का विकास होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि उसके पास वाले अंगों का विकास होगा, फिर उसके बाद दूर के अंग जैसे हाथ पैर उंगलियां उनका विकास होता है। तो ऐसे ही दोस्तों क्या होता है? निरंतरता का सिद्धांत होता है कि विकास हमेशा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। ऐसी समन्वय का सिद्धांत होता है कि आपका जो विकास है दोस्तों वो आपका क्या है कि भाई आनुवांशिकता और जो पर्यावरण है उसका आपस में समन्वय है, ठीक है ना, यानी कि इंटरैक्टिविटी है। इसी तरह से व्यक्तिगता का सिद्धांत यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर इसको विभिन्नता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी दोस्तों ध्यान में आनी चाहिए कि सभी क्या है? आपके वृद्धि और विकास के सिद्धांत, ऐसे संगठित प्रक्रिया का सिद्धांत होता है, तो उनमें आपका दोस्तों वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं आता है, तो ये आपका वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। पिछले बार भी हमने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था, उसमें हमने अलग सिद्धांत बताए थे, इसमें अलग सिद्धांत हैं, ठीक है ना। तो वहां पर ऑप्शन अलग थे, यहाँ पर अलग थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि और विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, इनको आप ध्यान में रखना, इनसे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि विकास से संबंधित है। फिर से बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। पहला है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। समवयस्कों और पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। अगर आप दोस्तों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ें तो दोस्तों ये सारे आपके गलत हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भाई दोनों का 50-50% योगदान देते हैं, नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि ये स्टेटमेंट इसी को ही पूरा करता है। जैसे कि इवन एडल्ट और पितृ का मतलब होता है जीन्स, इनका जो सापेक्ष योगदान है वो समेटिव नहीं होता है, बल्कि ये दोनों के इंट्रैक्शन से होता है, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण के इंट्रैक्शन से ही जब आपका इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है, इसी से क्या होता है? बच्चे का विकास होता है। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि शिक्षण पर आधारित है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, या फिर अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है कि जब आप बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाएंगे तो उसी से दोस्तों क्या होगा कि आपका जो शिक्षण और अधिगम है वो सही होगा या प्रभावशाली होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इंटेलिजेंस पर है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बिने। तो कौन है दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर थॉर्नडाइक, ठीक है ना। थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि है, बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए बहुविमा सिद्धांत वो अलग है, बहुविमा का जो सिद्धांत है वो तो दोस्तों गार्डनर के द्वारा दिया गया है, उसको बहुबुद्धि सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका बहुकारक सिद्धांत है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो आपके जो थॉर्नडाइक है, इसके अलावा इसने 3 बुद्धि का जिक्र किया है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एक सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। इसके बारे में भी हमने सब चीज़ें पहले ही डिस्कस की हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अल्फ्रेड बिने ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? एक कारक का सिद्धांत है ना, जिसमें एक कारक होते हैं। फिर द्विकारक वाला किसने दिया? आपके स्पीयरमैन ने, ठीक है। तो ये सारे आपको सिद्धांत पता होना चाहिए। एक कारक किसने दिया, द्विकारक किसने दिया, ठीक। ये सारे सिद्धांत आप एक एक करके याद कर लीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं डायरेक्टली।
अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत पर आ गया। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है, वो किस तरह की बुद्धि कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि कभी नहीं हो सकती, भाषिक बुद्धि नहीं, स्थानिक बुद्धि नहीं। ये कौन सी बुद्धि होती है दोस्तों? प्राकृतिक बुद्धि होती है। प्राकृतिक बुद्धि में आप पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों, उनको पहचान सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये योग्यता आपके अंदर रहती है प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत। गार्डनर का बहुविध बुद्धि सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि फिर से इंटेलिजेंस पे है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वो कौन सा सिद्धांत है? स्पीयरमैन का जी कारक स्थान, स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सर्वेंट सिद्धांत, या फिर थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताएं? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टर्नबर्ग जो थ्योरी है दोस्तों, उसके अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के बेसिक स्किल्स में बटी होती है, या फिर घटक में आप कह सकते हैं बटी होती है, ठीक है। और प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ सूचनाएं मिलती हैं जिनको वो संसाधित करता है, उनकी विवेचना करता है और फिर जितनी भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालता है। तो उन्होंने 3 तरह की बुद्धि बताई है, जैसे कि विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है, इसके अलावा जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और व्यवहारिक बुद्धि। तो इसको आप ध्यान में रखना कि भाई स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका व्यक्तित्व पर आधारित है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम जानते हैं TAT टेस्ट के बारे में, थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? इसका विकास दोस्तों किया गया मरे के द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। बाद में क्या हुआ था कि जो मॉर्गन थे, इन दोनों ने साथ में मिलकर फिर इस परीक्षण में संशोधन किया था, ठीक है। होता क्या है इस परीक्षण में, कुल 31 इसमें कार्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें से 30 कार्ड पर आपके चित्र बने होते हैं, ठीक है, और एक कार्ड आपका सादा होता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आपने मापना होता है, तो उसकी लिंग और उम्र के अनुसार इन 31 कार्ड में से 20 कार्ड का चयन किया जाता है। इसमें 20 में से 19 में चित्र बने होते हैं और एक आपका कार्ड सादा होता है, ठीक है। तो इस पे एक व्यक्ति पर आप अधिकतम 20 कार्ड का क्रियान्वयन करते हैं, तो चित्रों का जब वो प्रत्यक्षीकरण करता है व्यक्ति, तो वो अपनी भावनाओं और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का प्रक्षेपण करता है। तो ये एक्चुअली कैसी विधि है? एक प्रक्षेपी विधि है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना कि ये आपकी दोस्तों क्या है, व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। हमने बताया है कि जो मैकडूगल हैं, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति दी थी और इसका संबंध सीधे सीधे किससे बताया था? संवेगों से संबंध बताया था। तो जो जिज्ञासा है, इसका किससे संबंध है? तो जिज्ञासा का संबंध होता है दोस्तों आश्चर्य से, यानी क्यूरियोसिटी आपकी आश्चर्य से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण की बात हो रही है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग आधार पर, यानी कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पर पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किया है। तो ऐसे ही क्रेशमर हैं, युंग हैं, कैनन है, स्प्रेंजर हैं, इन सब ने अपने अपने आधार पर वर्गीकरण किया है। तो इसका राइट आंसर है कैनन। तो कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 से 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्राइड के द्वारा क्या नाम दिया गया? पाराहेम, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिप्स कॉम्प्लेक्स या फिर नार्सिसिज्म? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ओडिप्स कॉम्प्लेक्स। इसको हिंदी में इडिपस ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है। तो मनोविश्लेषण के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड ने पुत्र की अपनी माता के प्रति काम वासना की ग्रंथि को इडिपस ग्रंथि की संज्ञा दी है, ठीक। अब होता क्या है कि जो एक बच्चा होता है उसके अंदर ये भावना पाई जाती है। उसके अंदर प्रथम काम वासना का लक्ष्य माता होती है और प्रथम हिंसा और घृणा के भाव का लक्ष्य पिता होता है। तो इस काम वासना की भाव ग्रंथि को ही इन्होंने ओडिप्स कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे?
बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे उसके लिए आप कौन सी मेथड को अपनाएंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट कब तक बना रहेगा? जब वो खुद करेगा। तो यानी कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे। करके सीखने का सिद्धांत है, तो जब बच्चा लगा रहेगा किसी चीज़ में या आपकी कोई भी गतिविधि है जो भी आपने उसको दिया है, तो उसमें क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप ही बना रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका मापन एवं मूल्यांकन से है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में क्या क्या होना चाहिए? वो विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अभिक्षमता का उससे कोई भी रिलेशन नहीं। अभिक्षमता तो एप्टीट्यूड होता है, किसी क्षेत्र विशेष में एक शिक्षक या बालक की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता को अभिक्षमता बोला जाता है या एप्टीट्यूड बोला जाता है। तो कोई भी उत्तम परीक्षण कब होगा? जो वो विश्वसनीय होगा, वैलिड होगा और वस्तुनिष्ठ होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, या फिर दत्त कार्य? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सत्र परीक्षा। जो सत्र के अंत में परीक्षा होती है वो रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, ये योगात्मक आकलन के लिए सही है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए भाई, रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और ये होता है समेटिव असेसमेंट। भाई रचनात्मक आकलन क्या होता है? इसका कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान करना होता है। ठीक है, ये आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता रहता है। ठीक है, और इसका प्रयोग अधिगम के आकलन के रूप में किया जाता है, और लास्ट में क्या होता है कि छात्रों को अब फीडबैक भी दिया जाता है। तो इससे ये पता लग जाता है कि विद्यार्थी को कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप मौखिक प्रश्न पूछिए, प्रश्नोत्तरी और खेल हो सकता है, इसमें दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट दिया जा सकता है। ठीक, जबकि समेटिव आकलन का मतलब क्या है? समेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है? शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान करना होता है। तो इसलिए अंत में जो टेस्ट लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आती हैं, ऐसी अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनके कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए परेशानी की विधि को क्या कहा जाता है? चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन, या फिर विभेदी अनुदेशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विभेदी अनुदेशन। जब आप अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के या विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं, ये परेशानी गलत है, यहाँ पर ये पढ़ाई होगा। ठीक है, पढ़ाने की विधि है, जब आप उनको पढ़ाते हैं तो उसको हम विभेदी अनुदेशन बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से दोस्तों ये क्वेश्चन संबंधित है दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या फिर आवश्यकताओं को। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? परामर्श का एक तत्व नहीं है साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि, या फिर संप्रेषण? तो परामर्श के दोस्तों साक्षात्कार है, विश्वास है, संप्रेषण है, ये सभी दोस्तों इसके तत्व हैं। लेकिन दोस्तों जो सर्कुलर ग्रोथ है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, या फिर मुख्य धारा शिक्षण? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है दोस्तों वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है 1 से 8। तो इसमें सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो आपका हम कह सकते हैं यानी कि शिक्षा को अधिकार बनाया है, प्राथमिक शिक्षा को अधिकार बनाया है, निःशुल्क और अनिवार्य बनाया गया है। तो वो समावेशी शिक्षा को क्या करता है? वकालत करता है, यानी कि सभी के लिए शिक्षा, यानी कि आपने क्या करना है? सभी को शिक्षा देनी है, सभी का इंक्लूजन करना है। तो ये समावेशी शिक्षा के दोस्तों अंतर्गत
आता है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी कि इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक वर्ग के जो लोग होते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनका भी शिक्षा में समावेशन करना है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि कुछ बच्चे आपके विकलांग होते हैं, तो उनको भी क्या करना है, सामान्य बच्चों के संग पढ़ाना है, उनको भी सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा देनी है। तो ये भी एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली है शीर्षाकार संप्रेषण, त्रिभुजाकार संप्रेषण, आयताकार संप्रेषण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शीर्षाकार संप्रेषण। कक्षा में संप्रेषण की सबसे बेस्ट ये टेक्निक मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट में, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, किस बात का निर्णय शिक्षण करता है, यह शिक्षण के किस सिद्धांत पर आता है। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय शिक्षक करता है, यह शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या फिर निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चयन का सिद्धांत, जिसको कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन बोला जाता है। उद्देश्य के अनुसार ही पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है, ठीक। तो कुछ सामग्री ऐसी भी हो सकती है कभी कभार ना कि जो उस स्तर के छात्रों के लिए बेकार होती है, तो इसलिए कि छात्रों को कितना पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, तो वो उनकी रुचि और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही डिसाइड किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। तदात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अतिकल्पना इसमें सबसे संतोषजनक होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस कारण किसका एक लक्षण है। जैसे कि आपकी जो लिखावट है उसमें अगर कमी आ जाती है, विकृत लिखावट हो जाती है, तो वो किसका एक लक्षण है। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डिस्ग्राफिया। लिखने में संबंधित निरोगिता को हमने आपको बताया था कि वो डिस्ग्राफिया कहलाती है, ठीक है। डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया के बारे में आपको पता ही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम और सिद्धांत थांडाई के सीखने के गुण नियमों में शामिल नहीं है, ठीक। इसमें से कौन सा नियम सीखने के जो आपके 5 गौण नियम हैं, ठीक। ये टाइपिंग मिस्टेक हुए दोस्तों, तो इसमें आपके क्या है ना, कौन सा जो नियम है थॉर्नडाइक के सीखने के गौण हो गए, गुण नहीं होगा, गौण नियम में शामिल नहीं है, तो आपको बताना है। देखिए आपको पता है कि भाई थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है, 5 गौण नियम है, ठीक। तो 5 गौण नियमों में से कौन सा नियम, सादृश्य का नियम उसके अंदर आता है, आंशिक क्रिया का नियम आता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम आता है, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं आता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसके अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएफ 2005 के निर्माण के वक्त एनसीईआरटी के तत्काल निदेशक कौन थे। जब आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हुआ था तो उस समय पर एनसीईआरटी के निदेशक कौन थे। प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर सुमन वर्मा, कृष्ण कुमार या फिर प्रोफेसर दिव्य वर्मन। तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर कृष्ण कुमार। प्रोफेसर कृष्ण कुमार दोस्तों उस वक्त पर एनसीईआरटी के निदेशक थे, डायरेक्टर थे, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में था। 38 इस कमेटी के सदस्य थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो सूत्र है वो क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना भार के या बोझ के। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मॉडल पेपर के संग। गुड बाय।